अब सॉफ्टवेयर हो या जो प्रोजेक्ट हो आपका, उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? अलग-अलग आपने फेजेस तो देख लिए कि हमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करनी है, डिज़ाइन कैसे करेंगे, कोड कैसे करेंगे और टेस्ट भी आगे देखेंगे, टेस्ट कैसे होना है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा है। क्योंकि अगर आप छोटे-छोटे काम ठीक से करेंगे, लेकिन अगर पूरी तरीके से मैनेजमेंट नहीं होगा, यानी कि आपके पास ट्रैकिंग नहीं है, कंट्रोल नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, तो प्रोजेक्ट उस तरीके से नहीं बन पाएगा जैसे आप सोच रहे हैं। तो मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम के हिसाब से जो 4 पीज़ हैं, वो बहुत ज़रूरी है। 4 पीज़ क्या-क्या है देखिएगा। सबसे पहले इसमें पीपल है। पीपल, ये पी है, प्रोडक्ट है, प्रोसेस है और प्रोजेक्ट है। यानी कि लोग सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट किसी भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए जो मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम में आता है 4 पीज़, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लोग। दूसरा है प्रोडक्ट, जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं। तीसरा है प्रोसेस, यानी कि जो एक्टिविटीज, जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज और जो टास्क, एक्टिविटी और टास्क जो आप अप्लाई करेंगे या लेंगे ताकि आप ये जो जॉब आपको मिला है उसको कंप्लीट कर सकें। इसके बाद है प्रोजेक्ट। जितने भी काम हो वो जो जरूरी है ताकि प्रोडक्ट को एक रियलिटी बना सके, तो ये 4 पीज है आपकी मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम की। अब सबसे इंपॉर्टेंट है पीपल। पीपल में केवल वो लोग नहीं है जो बना रहे हैं, वो लोग नहीं है जो इसको यूज करेंगे। इसके अलावा भी बहुत बड़ी चीज है, वो है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर में आपके सीनियर मैनेजर होंगे, आपके प्रोजेक्ट जो टेक्निकल मैनेजर्स होंगे, प्रैक्टिशनर्स होंगे जो टेक्निकल स्किल देंगे, कस्टमर होंगे जो इसे आपसे जिन्होंने आपको बनाने के लिए कहा है, इसके अलावा एंड यूजर्स होंगे जो इसको एक्चुअली यूटिलाइज करेंगे। तो सीनियर मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रैक्टिशनर, कस्टमर, एंड यूजर, इन सबको मिला के हम कहते हैं कि ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि सबका स्टेक इसमें लगा हुआ है। दे होल्ड अ स्टेक इन दिस प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर टीम्स की बात करें तो कुछ सवाल उठते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर टीम को हम लीड करेंगे, कैसे उन्हें ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम कोशिश करेंगे कि वो अच्छे आइडियाज हो, कैसे हम मोटिवेट करेंगे, किस तरीके से हम कोलैबोरेट करेंगे। तो टीम लीडर, अगर टीम लीडर्स की बात करें, जो एक टीम को लीड करेगा, कहते हैं कि अगर अच्छा लीडर होगा तो जो आपको अचीव करना है वो बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा, क्योंकि एक लीडर होता है, बाकी फॉलोअर्स होते हैं। तो अगर लीडर बढ़िया है, लीडर अपना काम अच्छे से करता है, वो लीडिंग वाला काम अच्छे से करता है, तो आपका आगे का काम भी अच्छा होगा। तो इसमें MOI मॉडल है टीम लीडर के लिए। MOI देखिए, से MOI में क्या क्या है। MOI में M से मोटिवेशन है, O से ऑर्गेनाइजेशन है, I से आइडियाज भी और इनोवेशन दोनों हो सकते हैं। तो मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन और आइडियाज इनोवेशन। मोटिवेशन का मतलब ये है कि जो एबिलिटी, ताकि आप एनकरेज कर सके टेक्निकल लोगों को ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी में काम करें। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो किस तरीके से जो हम इनिशियल हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है उसको ट्रांसलेट कर सके हम फाइनल प्रोडक्ट। जिस तरीके से हम प्रोसेस लगाएंगे, क्या हम नए लगाएंगे, क्या हम पैदा करेंगे, तो हमको ट्रांसलेट करना है या ऑर्गेनाइज करना है कि किस तरीके से टीम लीडर जो काम उनको असाइन है उसको फाइनल प्रोडक्ट में डालें। इसके बाद है आइडियाज और इनोवेशन। आइडियाज और इनोवेशन, आइडिया इनोवेशन की बात है कि हम जो एबिलिटी है टीम लीडर की, ताकि वो एनकरेज कर सके लोगों को, वो उन बाउंड्री में रह के, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन या एप्लीकेशन की बाउंड्री है, उनमें रहकर भी वो क्रिएटिव या इनोवेटिव काम कर सके। तो टीम लीडर, अगर एक बढ़िया टीम लीडर है, अगर एक इफेक्टिव टीम लीडर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो उसकी कुछ की ट्रेट्स होनी चाहिए, की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। वो क्या क्या होनी चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनेजरियल आइडेंटिटी, अचीवमेंट और इन्फ्लुएंस एंड टीम बिल्डिंग। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम जो आती है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तरीका। ऐसा नहीं कि आप कॉपी पेन लेके बैठे हो। एक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ सकती है, कुछ स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम भी आ सकती है, कुछ सोशल प्रॉब्लम भी आ सकती है, सबको सॉल्व करना है। ऐसी मैनेजरियल आइडेंटिटी है। पहली चीज ये है कि वो इंचार्ज है उस शिप का, जो शिप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, टीम लीडर। अचीवमेंट, यानी कि जो कॉम्पिटेंट मैनेजर है वो जो भी अच्छा काम करता है उनको रिवॉर्ड करे, और जो अच्छा काम नहीं करते हैं उनको किसी तरीके से अगर आप जो काम नहीं कर रहा है उसको रिव्यू करें या उस पर गुस्सा दिखाएं तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास वही टीम है। आप कोशिश कर सकते हैं कि उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, मोटिवेट करें कि वो अच्छा काम करें। और कोई बिल्कुल ही बिजार है तो फिर तो एक्शन लेनी पड़ेगी। फिर इन्फ्लुएंस और टीम बिल्डिंग। एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर, उसको लोगों को पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए।
अच्छी वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल्स वो बोल सके और लोगों के समझ सके जो लोग दे रहे हैं बगैर बोले हुए। तो सॉफ्टवेयर टीम मेंटेई साहब ने कहा 7 प्रोजेक्ट फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंसिडर करने हैं जब भी हम प्लान करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम्स को, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम यह है कि वो सॉफ्टवेयर टीम बनाए। तो सॉफ्टवेयर टीम बनाने के लिए कुछ चीजें हैं जो 7 प्रोजेक्ट फैक्टर्स हैं जो एक अच्छी टीम को बनाने में कारगर साबित होती है। पहली चीज तो क्या डिफिकल्टी है जो प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। फिर यह है कि क्या साइज है रिजल्टिंग प्रोग्राम का, कितने लाइन ऑफ कोड आने हैं, कितने फंक्शन पॉइंट्स हैं, और फिर टाइम, कितने समय के लिए ये लोग साथ रहेंगे, किस तरीके से हम और कितने लेवल तक प्रोग्राम को हिज्जे में मॉड्यूल में बांट सकते हैं, कितनी क्वालिटी और रिलायबिलिटी की आवश्यकता है सिस्टम के लिए, कितनी रिजिडिटी डिलीवरी डेट की है, और सोशियबिलिटी यानी कि कम्युनिकेशन, डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन कितनी कितनी जरूरत है इसमें। तो ऑर्गेनाइजेशन पैराडाइम्स, कॉन्स्टेंटाइन साहब ने कहा कि 4 ऑर्गेनाइजेशन के पैराडाइम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम्स के हिसाब को अगर देखा जाए तो 4 ऑर्गेनाइजेशनल पैराडाइम्स है। एक क्लोज पैराडाइम है, एक आपका रैंडम पैराडाइम है, एक ओपन पैराडाइम है और एक सिंक्रोनस पैराडाइम। ये ओपन पैराडाइम इस क्लोज और रैंडम का कॉम्बिनेशन है। तो क्लोज का मतलब ये होता है कि ये क्लोज पैराडाइम स्ट्रक्चर करता है टीम को किसी ट्रेडिशनल हायरार्की में कि सबसे बड़ा साहब यहाँ होगा, फिर छोटा साहब, फिर नीचे, फिर काम करने वाले। रैंडम पैराडाइम का मतलब ये है कि टीम लूज होगी, जो भी जिस तरीके से इनिशिएटिव होंगे अलग अलग उन टीम मेंबर्स के, उस हिसाब से चीजें चलेगी। तो इनिशिएटिव के हिसाब से लूजली कपड़े, ऐसा नहीं कि कोई एकदम अधिकारी है तो अधिकारी रहेगा, जो सीनियर है उसी को आप बॉस बना दें, ऐसा नहीं। जो जिसका इनिशिएटिव है टीम मेंबर के हिसाब से चीजें बनाएंगे। ओपन पैराडाइम इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए आप कि अथॉरिटी भी हो और लूज कनेक्शंस भी हो, यानी लूजली आप किसी को इधर उधर कर सकते हैं जहां इनोवेशन को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। सिंक्रोनस पैराडाइम की बात करें तो ये रिलाई करता है, सिंक्रोनस पैराडाइम ये रिलाई करता है नेचुरल कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि प्रॉब्लम को के नेचुरल कंपार्टमेंट किस तरीके से हम कंपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, और ये ऑर्गेनाइज करता है टीम मेंबर्स को ताकि वो ये अब जो अलग अलग पार्ट बना दिए, कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, तो उसको उस पर काम करें और कम्युनिकेशन एक्टिव रखें। सिंक्रोनस पैराडाइम। और अवॉइड टीम टॉक्सिसिटी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब लोग मिलते हैं, जब इंसान आपस में मिलते हैं तो 2 चीजें होती हैं, एक मोहब्बत होती है और एक नफरत होती है। मोहब्बत तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जब कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, साथ रह रहे होते हैं, तो उनमें नफरत भी होती है, क्योंकि ये इंसान के अंदर की चीज है। गुस्सा, हंसना, रोना गाना, ये सब चीजें, तो एक टॉक्सिसिटी रहेगी। उस टॉक्सिसिटी को आपको कम करना है, बिल्कुल हटा तो सकते नहीं, लेकिन टॉक्सिसिटी को कम से कम करना, इंसानी बिहेवियर है। तो जो कोई एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए जिसमें कोई एनर्जी वेस्ट ना करे और सबका फोकस हो ऑब्जेक्टिव की तरफ। अगर कोई फ्रस्ट्रेशन आता है किसी पर्सनल, बिजनेस या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के कारण, तो जो फ्रिक्शन होगा टीम मेंबर्स के बीच में वो आपको हटाना है। फ्रैगमेंटेड और पुअरली कोऑर्डिनेटेड प्रोसीजर, यानी अगर आपने ठीक से चीजें डिजाइन नहीं की, बताई नहीं, तो जो करने वाला है वही, उसे ही नहीं पता है, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, उस कॉन्फ्लिक्ट को रोकना है। कोई अगर रूल्स आपने डिफाइन नहीं किए, रूल्स अगर आपने डिफाइन नहीं किए, तो फिर आप अकाउंटिंग कीजिए, मैंने तो नहीं किया साहब, उनकी गलती है, उसने तो नहीं किया साहब, उसकी गलती है, तो फिंगर पॉइंटिंग होगी, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। जो कंटिन्यूस और रिपीटेड एक्सपोजर टू फेलियर है, अगर बार बार आप उनको उनकी कमियां दिखाएंगे, कमियां बताएंगे और कमियां वाकई में हो रही हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस कम होता है, मोरल डाउन होता है। अगर एजाइल टीम की बात करें, अगर एजाइल टीम आपको बनानी है, एजाइल का आपको कॉन्सेप्ट पता है, हम पढ़ चुके हैं इसको, तो जो टीम मेंबर्स हैं उनको एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्केल वो पूरी तरीके से अप्रोप्रिएट होता है, इसको किसको क्या क्या काम बांटा हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैवरिक्स होते हैं, जो अच्छी प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, उनको आप हटा सकते हैं ताकि टीम की कोहेसिवनेस बनी रहे। अगर सरकारी तंत्र है तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और ग्रुप में भेज सकते हैं। टीम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए, यानी कि एडेप्टिव टीम स्ट्रक्चर हो, जिस तरीके से आपने देखा था कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग में 3 कॉन्स्टेंटाइन के आप एलिमेंट यूज कर सकते हैं, चाहे रैंडम हो, ओपन हो, सिंक्रोनस हो। और ऑटोनॉमी आपको देनी पड़ेगी। कोई भी अगर किसी को भी अगर आप बंदिशों में बांध देंगे तो वो हमेशा परेशान रहेगा, तो आपको थोड़ी सी ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। तो टीम का कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन अगर आप देखें तो कई तरीके से हो सकता है, जैसे फॉर्मल है, इम्पर्सनल अप्रोच, फॉर्मल इंटरपर्सनल अप्रोच या प्रोसीजर्स, इनफॉर्मल इंटरपर्सनल प्रोसीजर्स, इलेक्ट्रॉनिक के कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल नेटवर्किंग, ये सारे अलग अलग तरीके के कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन है।
यानी कि आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू बात कर सकते हैं, आप मीटिंग में बात कर सकते हैं। तो वो तरीके कहाँ कैसी बात करनी है, किस समय कैसे आपको कम्युनिकेट करना है चीज़ों को, उसमें ध्यान देना होगा। अब प्रोडक्ट का स्कोप यानी कि अगर आप स्कोप की बात करें कि हर चीज़ का एक स्कोप होता है। जैसे हमेशा आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं या फिर कोई थीसिस लिखते हैं, उसमें आपका स्कोप होता है कि मैं इतना करूँगा। वो स्कोप डिफाइन करता है कि मैं क्या काम करने वाला हूँ। तो स्कोप में कॉन्टेक्स्ट होता है, इन्फॉर्मेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फंक्शन परफॉर्मेंस होता है। मतलब अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि हाउ डज दी सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ड फिट इनटू लार्जर सिस्टम, जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो किसी लार्जर सिस्टम में कैसे फिट हो रहा है, प्रोडक्ट बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में क्या उसका काम है, क्या कंस्ट्रेंट इम्पोज किए गए हैं एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से स्कोप बनेगा। इन्फॉर्मेशन के ऑब्जेक्टिव कि क्या कस्टमर के क्या व्हाट कस्टमर विजिबल ऑब्जेक्ट्स जो कस्टमर को दिखाई दे, वो कौन सा ऑब्जेक्ट बनने हैं, क्या आउटपुट आपको देना है सॉफ्टवेयर से, क्या डेटा ऑब्जेक्ट आपको चाहिए होंगे जो एज ए इनपुट आप यूज करें। इसी तरीके से फंक्शन और परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो कौन से फंक्शन है जो सॉफ्टवेयर परफॉर्म करेगा, उस पर ऐड करेगा, क्रियाएं करेगा और ट्रांसफॉर्म करेगा इनपुट को आउटपुट में, क्या कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक एड्रेस कर रहा है। ये स्कोप आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, प्रोडक्ट का स्कोप। और एक बार ये स्कोप डिफाइन हो गया तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो सॉफ्टवेयर स्कोप अनएम्बिगुअस हो और अंडरस्टैंडेबल हो, मैनेजमेंट को भी और टेक्निकल जो अलग अलग टेक्निकल स्किल है उनको भी। तो प्रॉब्लम का डिकम्पोजिशन यदि हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसे हम पार्टीशनिंग भी कहते हैं, इसे हम प्रॉब्लम इलैबोरेशन भी कहते हैं। तो एक बार आपने स्कोप डिफाइन कर दिया तो अब हम इसको अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं और फिर हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं यूजर विजिबल डेटा ऑब्जेक्ट्स में, और फिर अलग अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम क्लासेस में भी डिफाइन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो डिकम्पोजिशन का जो तरीका है वो तब तक जाता है जब तक आप ठीक से चीज़ों को मैनेजेबली डिफाइन नहीं कर सकते। तो जो प्रोसेस की बात है, एक बार आप प्रोसेस फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश कर लें तो फिर आपको प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ती है। जैसे कितनी मेहनत लगने वाली है, रिगर कितना है, रिगरस होगा ये। फिर आप टास्क सेट बनाते हैं हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी का। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टास्क क्या है, वर्क प्रोडक्ट क्या होंगे, क्वालिटी एश्योरेंस पॉइंट क्या है, माइलस्टोन्स क्या है। जैसे देखिए एक एग्जांपल है कि अगर आप प्रॉब्लम को प्रोसेस के साथ मेल्ट करना चाहें तो ये कॉमन आपके प्रोसेस की फ्रेमवर्क एक्टिविटी, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, प्लानिंग हो, चाहे वो मॉडलिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, डिप्लॉयमेंट हो। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलग अलग टास्क जो यहाँ पर रोल प्ले करेंगे। जो प्रोजेक्ट है इसके लिए ये कब फेल होता है, प्रोजेक्ट क्यों क्राइसिस में चला जाता है, क्यों हमारे कॉस्ट ओवररन हो जाते हैं, क्यों हम बजट को यूटिलाइज ठीक से नहीं कर पाते हैं या बजट हमारे लिए कम पड़ जाता है, क्यों हमारे लिए टाइमलाइन हमेशा ही कम होती है। उसका कारण ये है सॉफ्टवेयर के लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं कस्टमर नीड्स को, प्रोडक्ट का स्कोप भी ठीक से डिफाइन नहीं किया गया है, चेंजेस बहुत पुअरली आपने मैनेज किए हैं, टेक्नोलॉजी ऐसी चूज की है जो हमेशा चेंज हो रही है और बिजनेस की नीड चेंज हो गई है, इल डिफाइंड, और डेडलाइंस बहुत अनरियलिस्टिक है, यूजर्स रेजिस्टेंट हो गए हैं, स्पॉन्सरशिप खत्म हो गई है, प्रोजेक्ट जो स्किल चाहिए वो प्रोजेक्ट टीम के पास नहीं है, मैनेजर जो प्रैक्टिसेस और उनको लेसन्स इसमें लगाने हैं वो ठीक से लगा नहीं पाते। तो कुछ कॉमन सेंस अप्रोच है प्रोजेक्ट के लिए, किस तरीके से एक मैनेजर काम करेगा ताकि वो प्रॉब्लम को अवॉइड कर सके, जो आपने अभी देखे वो सारी प्रॉब्लम कैसे अवॉइड करेगा। तो रील साहब ने 5 पार्ट कॉमन सेंस अप्रोच दिया है। स्टार्ट ऑन द राइट फुट, इसका मतलब ये है कि शुरुआत पहले इससे करिए कि प्रॉब्लम को अच्छे से समझिए और जो भी आप गोल सेट करेंगे वो रियलिस्टिक हो और वो सारे के सारे अचीवेबल हो। ओके, आप कहेंगे कि मैं जुपिटर पे चला जाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं मून पे चला जाऊंगा लेकिन मुझे इतना समय लगेगा, इतना पैसा लगेगा, इतना 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 मुझे लगेगा, वो आप बोल सकते हैं। मोमेंटम, एक बार जब आपने शुरुआत कर दी तो प्रोजेक्ट मैनेजर आपको और पंप अप करता है, यानी कि क्वालिटी है, सीनियर मैनेजमेंट है, वो किस तरीके से टीम का मोरल अप करे, किस तरीके से उनको मदद करे, ये सब उसमें होना चाहिए। मोमेंटम एक बार शुरू हो गया तो मोमेंटम मेंटेन रहे, ऐसा ना हो किसी में दुख आ जाए, किसी में कोई ग्लानि आ जाए, किसी में कुछ एक हीन भावना है। फिर प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, यानी एक बार आपने जब प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तो आपने ना कोई मीटिंग की, ना कोई रिव्यू हो रहा है, ना कोई मीटिंग आप कस्टमर के साथ कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मैट्रिक्स नहीं निकाल रहे हैं, देख नहीं रहे कि अभी तक क्या हमारी अप्रोच है, हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जब तक ये नहीं होगा, ट्रैकिंग नहीं होगी, तब तक आप क्वालिटी एश्योरेंस की बात नहीं कर सकते। डिसीजन आपको स्मार्ट लेने हैं, हमेशा चीज़ों को सिंपल रखिए और एक पोस्टमार्टम एनालिसिस जरूर करिए, यानी कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि आपने क्या सीखा
क्या सीखा इस प्रोजेक्ट से, इसकी सक्सेस से, इसके फेलियर से। तो बोयन साहब ने W5HH प्रिंसिपल दी। अगर आपको एक प्रोजेक्ट का एसेंस लेना है, यानी कि आपने एक नींबू लिया, उसे निचोड़ दिया, तो उसका जो रस निकल रहा है ना, केवल रस, तो प्रोजेक्ट का जो रस है निकालना है, वो क्या क्या होगा, उसके लिए बैरी बोयम साहब ने W5HH प्रिंसिपल दिया। इसमें देखिए 5 बार W आएगा, एक बार H आएगा, एक 5 बार W आएगा, 2 बार H आएगा, इसलिए W5H। वाई इज द सिस्टम बीइंग डेवलप, सिस्टम क्यों डेवलप किया जा रहा है, क्या किया जाएगा, कब ये अकम्प्लिश होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वेयर आर दे ऑर्गेनाइजेशनली लोकेटेड, कहाँ ये लोकेटेड, टेक्निकली और मैनेजरियली कैसे काम किया जाएगा, और कितने रिसोर्स लगेंगे। अगर ये आप ये W5HH प्रिंसिपल का जवाब दे देंगे तो बस आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटी होगी। कुछ क्रिटिकल प्रैक्टिसेस हैं जो आपको करने होंगे, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, जैसे एम्पिरिकल कॉस्ट और शेड्यूल का एस्टिमेशन, जैसे मेट्रिक बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब हर जगह आपको मेट्रिक्स, जो मैंने आपको मेट्रिक्स के सेशन बताया वो आपको देखना है। अर्न वैल्यू ट्रैकिंग, जो डिफेक्ट है वो ट्रैक करना है अगेंस्ट जो भी क्वालिटी टारगेट्स है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसमें लोगों को आपको इन्वॉल्व करना है। तो ये बात हुई आपकी प्रोजेक्ट, मैं कहूँगा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बहुत शुक्रिया।